नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। कल हमने आपको साइबर फ्रॉड के बारे में जानकारी दी थी। साइबर फ्रॉड के बारे में कल आपसे बात करूंगा, लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट खबर पे आपसे बातचीत करूंगा। और इंपॉर्टेंट खबर आपको मालूम है, सब कुछ आपको मालूम है, लेकिन आज ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर देवेंद्र फडणवीस के सामने झोल क्या है, क्या परेशानी है देवेंद्र फडणवीस को। देवेंद्र फडणवीस जी नवनियुक्त मुख्यमंत्री हो गए हैं महाराष्ट्र के, और सिर्फ मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट नहीं है। देवेंद्र फडणवीस के पास जिस डिपार्टमेंट के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी कि वो डिपार्टमेंट किनके पास रहता है, अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या ये डिपार्टमेंट उनको अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ना पड़ेगा। एक प्रकार से नामुमकिन सी बात थी, फिर भी लोग कयास लगा रहे थे कि जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी पिछली बार और होम मिनिस्ट्री अपने पास रखा था, इसी प्रकार से शायद एक बार यह डील हो जाए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी आप रखिए लेकिन होम मिनिस्ट्री की कुर्सी किसी और को दे दीजिए। मित्रों, मुख्य रूप से जो शासन होता है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है वो होता है गृह मंत्रालय, और कोई भी मुख्यमंत्री उस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहता है। कोई मुख्यमंत्री नहीं छोड़ना चाहता है। गृह मंत्रालय का मतलब है कि प्रशासन पर आपका सीधा प्रभुत्व होना। आप उसके एग्जीक्यूटिव हेड भी हो जाते हैं। अगर आप उस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं तो संपूर्ण रूप से जो सारे अधिकारी हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डायरेक्ट नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उस सब की रिपोर्टिंग आपको होती है। और अगर आप गृह मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं तो आप समझिए कि मोस्ट पावरफुल हो जाते हैं आप। मुख्यमंत्री को तो बहुत सारे अधिकार हैं, उसी तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर को भी बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री भी हो जाए और गृह मंत्री भी हो जाए तो आपके अधिकार तो एक प्रकार से असीमित हो जाते हैं। और ये दोनों अधिकार अब गृह मंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के पास है। पहले लोग ये कयास लगा रहे थे कि क्योंकि एकनाथ शिंदे ने इन्हें गृह मंत्रालय दिया था तब जब वो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, तो इस बार शायद वो डील होगी कि ठीक है, मैं आपको मुख्यमंत्री का पद दे देता हूं, आप मुझे गृह मंत्रालय दे दीजिए। लेकिन ऐसा नामुमकिन था। क्यों नामुमकिन था? वो स्थिति नहीं थी जो एकनाथ शिंदे की थी जब आप आए थे बिना इलेक्शन के, एक पार्टी को तोड़ करके आए थे। अपनी पार्टी को तोड़ करके एक दूसरी पार्टी के साथ आप हाथ इसी शर्त पर मिला रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके जीवन का सपना था कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। आपको याद होगा 2019 में जब शिवसेना उद्धव ठाकरे की, उस वक्त कोई शिंदे नहीं और कोई उद्धव ठाकरे नहीं थी, दोनों की ज्वाइंट शिवसेना थी, और तब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के वो इलेक्शन में चुनाव जीत करके आए तो बहुत हलकों में ये चर्चा थी कि एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के लिए पेश कर सकते हैं। ये और बात है कि ये बात बनी नहीं और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और स्वयं आदित्य ठाकरे ने पूरी पार्टी को तबाह कर दिया, क्योंकि ये सलाह सिर्फ और सिर्फ आदित्य ठाकरे की थी कि हमारा बाप मुख्यमंत्री बन जाए, हम उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर बन जाएं और फिर हम जो मर्जी चाहे वो कर सके। और वही किया आदित्य ठाकरे ने। 2.5 साल तक एडमिनिस्ट्रेशन का नंगा नाच किया आदित्य ठाकरे ने। जहां चाहा, जिसको चाहा, जैसे चाहा वैसे नचाया आदित्य ठाकरे ने। बल्कि एकनाथ शिंदे का जो मिनिस्ट्री थी, उस मिनिस्ट्री में भी डायरेक्ट दखल था आदित्य ठाकरे का। आदित्य ठाकरे ने न सिर्फ पार्टी को तबाह किया, अपने परिवार को तबाह किया, बल्कि सरकार को भी तबाह कर दिया था। एकनाथ शिंदे की जो मिनिस्ट्री थी, उस मिनिस्ट्री में भी डायरेक्ट हस्तक्षेप करते थे आदित्य ठाकरे। गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, ये व्यक्ति गुंडा था और
मैं हैरान हूं कि ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आप आदर्शसूचक शब्दों से कैसे इसके लिए व्यवहार करेंगे। ये व्यक्ति जो शुद्ध और शुद्ध गुंडा था, थे नहीं, गुंडा था, गुंडा था, और इसकी गुंडागर्दी अब खत्म हो गई है। तो ये व्यक्ति गुंडागर्दी कर रहा था, अपने बाप के देखरेख में बाप को मुख्यमंत्री बना दिया, खुद मंत्री बन गया, और परमवीर सिंह को हिदायत देने का काम करता था, स्टेट की पुलिस को हिदायत देता था, स्टेट की सारी मशीनरी को हिदायत देता था, महानगर जो कॉरपोरेशन है मुंबई की, उसमें दखल अंदाजी करता था। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था जिसमें ये जो गुंडा है आदित्य ठाकरे, मैं डंके की चोट पर कह रहा था, कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा, इस प्रकार के व्यक्ति को राजनीति में ये गुंडागर्दी के लिए कैबिनेट का, आप शासन का तंत्र इसके हाथ में सौंप दें और भारत का डेमोक्रेसी मौन रहे, कोई ना बोले कोई बात नहीं है। क्यूबाइट नेटवर्क मौन नहीं रहेगा, क्यूबाइट नेटवर्क गुंडा को गुंडा ही कहेगा। तो आदित्य ठाकरे ने अपनी गुंडागर्दी से न सिर्फ अपने परिवार को तबाह किया, अपनी पार्टी को तबाह किया, बल्कि उस वक्त की सरकार को भी नष्ट नाबूद कर दिया। एकनाथ शिंदे का झगड़ा उद्धव ठाकरे से नहीं था, उद्धव ठाकरे से नहीं था। उद्धव ठाकरे का जो धृतराष्ट्र था, उद्धव ठाकरे का जो पुत्र मोह था, उसके खिलाफ था, और पुत्र था आदित्य ठाकरे, और वो गुंडागर्दी कर रहा था। अगर एकनाथ शिंदे की मिनिस्ट्री में आदित्य ठाकरे दखल नहीं देता, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एकनाथ शिंदे पार्टी नहीं तोड़ता। और अगर एक सुनिए, आप कल्पना कीजिए कि एकनाथ शिंदे अगर खुद पार्टी छोड़ करके चले भी जाता, तब भी अगर इस बाप बेटे का पार्टी के ऊपर इकबाल रहता, तो क्या 39-40 विधायक इनका साथ छोड़ देते आप बताइए। इसका मतलब था कि 56 में से 40 विधायक तड़पड़ा रहे थे, घबराहट में थे, बेचैन थे दोनों बाप बेटे को छोड़ने के लिए, क्योंकि दोनों बाप बेटे ने ऐसा जिंदगी में समझौता किया जिस समझौते की इसके पहले कोई उदाहरण नहीं मिलता है। जिसके खिलाफ जिंदगी भर लड़ाई लड़ी, उसके साथ जाकर के समझौता कर लिया दोनों बाप बेटे ने। तो एकनाथ शिंदे की लड़ाई उद्धव ठाकरे के साथ नहीं थी, और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे। उद्धव ठाकरे कभी नहीं चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री बने, लेकिन बेटे ने और पत्नी ने, दोनों ने मजबूर कर दिया, और दोनों मिलकर के एक प्रकार से महाराष्ट्र की सत्ता पर कब्जा करके, महाराष्ट्र के खजाने पर कब्जा करके, महाराष्ट्र के प्रशासन पर कब्जा करके गुंडागर्दी का ऐसा मिसाल पेश किया जो देश में कहीं नहीं है। आपको लगता होगा कि बिहार में जो कुछ नेता के शासन रहे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे, उनका शासनकाल जंगल राज था। सबसे बड़ा जंगल राज था पिछले 2.5 वर्ष का कार्यकाल इस दोनों बाप बेटे का, सबसे बड़ा जंगल राज। पिछले 2.5 वर्ष का कार्यकाल तो खैर भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की थी, एकनाथ शिंदे की सरकार की थी, लेकिन उसके पहले जो 2.5 साल का था, पार्टी टूटने के पहले जो 2.5 साल का शासन था, वो देश का सबसे बड़ा जंगल राज था। जंगल राज किसको कहते हैं? आप याद कीजिए कि साधुओं की किस प्रकार से पीट पीट करके हत्या हुई थी। आप याद कीजिए कि किस प्रकार से सचिन बाचे और परमवीर सिंह ने फर्जी केस प्लांट किया, जिसके ऊपर चाहता था फर्जी केस प्लांट कर देता था, फर्जी केस प्लांट करता था और एक्सटॉर्शन करता था, उसको उठाता था, गुंडागर्दी करता था, मार पिटाई करता था। एक पत्रकार के खिलाफ, वो पत्रकार मान लीजिए शासन को एक्सपोज कर रहा था, आपकी नाकामियों को एक्सपोज कर रहा था, पुलिस को भेज दिया उसको। इतना ही छोड़िए, एक फिल्म एक्ट्रेस ने अगर कोई बयान दिया, उसके घर को बुलडोज कर दिया, बुलडोज कर दिया, और कहा कि ये तो अतिक्रमण है और हमने अतिक्रमण को हटाया है। आप कल्पना कर सकते हैं, अतिक्रमण तो उसके पहले भी था, लेकिन क्योंकि उस एक्ट्रेस ने इनके खिलाफ कुछ सवाल जवाब किया, तो इस दोनों बाप बेटा ने बुलडोजर भेज दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गुंडों का शासन था, ये जंगल राज था, ये रूल ऑफ लॉ नहीं था, ये गुंडों का शासन था।
दोनों बाप बेटे गुंडागर्दी का नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे। कंगना रनौत के घर को बुलडोज कर दिया इसने, दोनों बाप बेटे ने। और वो जो नचनिया है संजय राउत, जो इसका नाचने गाने का धंधा करता है, वो बेसिकली धंधेबाज है संजय राउत। वो संजय राउत इसका चीयर लीडर बनकर के घूम रहा था। खैर,